Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो CSIR नेट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम जो कि कल हुआ है फेब में, है ना, वो हो चुका है। आई होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एग्ज़ाम एनालिसिस देख लेते हैं और मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा। पहले देख लेते हैं लेवल क्या था भाई पेपर का, है ना, वो भी ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस बार इनऑर्गेनिक की, है ना, पिछले हमारी कंप्लेन रहती थी ना CSIR नेट से कि पिछले 1-2 पेपर से टफ आ रही है ना इनऑर्गेनिक, और आती भी थी। अगर पिछले 2 पेपर आप उठा के देखोगे तो इनऑर्गेनिक टफ थी। तो इस बार उन्होंने थोड़ी सी ईजी पूछी इनऑर्गेनिक अगर देखी जाए। तो अगर मैं पार्ट सी की बात करूँ, सो पार्ट सी में भाई मैं बोलूँ तो जो भी क्वेश्चंस थे, आई थिंक 18, 19, 20 क्वेश्चंस थे पार्ट सी में इनऑर्गेनिक के, और ज़्यादातर इजी क्वेश्चन आप कर सकते थे आराम से अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की थी, अच्छे से रिवीजन कर रखी थी, जो चीज़ें कराई गई थी आपको। और अगर मैं बात करूँ क्रैश कोर्स भी अगर आपने कर रखा तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं वहाँ से, डायरेक्टली क्वेश्चंस आए कुछ तो। सो पार्ट सी में आप बोलोगे कि ईजी टू मॉडरेट, अब बोल सकते हो पार्ट सी है तो कुछ क्वेश्चन तो टफ डालेंगे ही भाई, है ना। जैसे OMC से 1-2 रिएक्शन वाले क्वेश्चन थे, थोड़े से ट्रिकी थे, है ना, वो थोड़े टफ पड़ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल इजी ही था। तो इजी टू मॉडरेट मैं बोल देता हूँ, लेकिन पार्ट सी आप बोल सकते हो मोर टूवर्ड इजी साइड, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने होते यहाँ पर अगर आप 10-12 क्वेश्चन भी बना लेते ना, और ईजिली बनते इतने क्वेश्चन तो बहुत सफिशिएंट था, है ना। अगर आप तीनों चीज़ें पढ़ के जाते हो तो आपको कितने 8-8 क्वेश्चन ही बनाने हैं तीनों में से। अगर आप 10-12 यहीं से बना रहे हो तो आपका फिजिकल और ऑर्गेनिक में से कम बनाने पड़ते हैं आपको, है ना, ये भी था। लेकिन पार्ट बी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा फिर इसको क्या किया, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी। ये ईजी था तो ये वाला जो पार्ट बी था इसमें ट्रिकी क्वेश्चन थे, इसमें जो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन थे वो ट्रिकी क्वेश्चन थे, गलती होने के चांसेस भी थे। अभी देखेंगे एक आध क्वेश्चन उसमें के भी। तो यहाँ पर अगर हम पार्ट बी की बात करें स्पेशली, तो आप बोल सकते हो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ठीक है, मॉडरेट टू, ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो आराम से बन रहे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे कि इसमें आप फंस जाते। ठीक है, तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते हो। तो ओवरऑल, लेकिन मैं अगर बात करूं ओवरऑल लेवल, ठीक है, तो पार्ट बी ने थोड़ा सा इनऑर्गेनिक को अपने लेवल पे लिया है, वरना बहुत इजी हो जाती। पार्ट बी अगर इजी आ जाता ना फिर तो बहुत ही इजी हो जाता पेपर। इसलिए ओवरऑल अगर हम बात करें ओवरऑल, तो हम ये बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट थी, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अभी मैं क्वेश्चन जब दिखाऊंगा आपको तो आप भी समझ जाओगे मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं हम पार्ट बी पार्ट सी मिला के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर पिछली बार से कंपेयर करें तो इस बार इजी थी भाई। ठीक है, तो चांसेस हैं कि कट ऑफ जो है पिछली बार से हल्की सी ऊपर जा सकती है, क्योंकि फिजिकल भी मुझे ये थोड़ी ईजी लगी और ऑर्गेनिक भी। अभी बाकी आपको पता चली जाएगा फिजिकल और ऑर्गेनिक का भी। ठीक है, चलो देखते हैं अब हम क्या देखेंगे। यहाँ पर मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन देखते। तो भाई F ब्लॉक भर भर के पूछा हुआ था, 4 क्वेश्चन तो पार्ट सी में पूछे हुए थे और 1 क्वेश्चन पार्ट बी में पूछा हुआ था। 18 नंबर की F ब्लॉक, बताओ। ठीक है, तो अगर यहाँ पहले एक क्वेश्चन था स्पेक्ट्रा का कि बताओ एलन करेक्ट स्टेटमेंट क्या होंगे स्पेक्ट्रा के बारे में, तो पहले बोला कि कम बैंड आते हैं और स्मॉल माइक्रोस्टेट होती है। अरे नहीं, कराया था क्रैश कोर्स में ही। FN कॉन्फ़िगरेशन की माइक्रोस्टेट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आपका लार्ज नंबर ऑफ आपकी ट्रांजिशंस होती हैं, तो स्पेक्ट्रा में बैंड भी ज़्यादा आते, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई थी। फिर उसके बाद बात करें, यहाँ बोल रहे स्पेक्ट्रा डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेशन में ज्योमेट्री। नहीं, अरे भाई आयन का जो होता है वही सेम कॉम्प्लेक्सेस का होता है, क्योंकि लिगेंड फील्ड से तो उनका कोई बेसिकली जो 4F होते हैं वो तो डीपली बरीड होते हैं, तो लिगेंड एनवायरनमेंट से तो इफेक्ट ही नहीं होता है, स्पेक्ट्रा हो मैग्नेटिक मोमेंट हो। तो ये भी गलत थी आपकी। फिर ये बोला था एप्सिलॉन स्मॉलर देन डी ब्लॉक, जो डी ब्लॉक के आपके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके जो बैंड आते हैं उससे इनका जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन क्या होता है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट, है ना, जो इंटेंसिटी को मेजर करता है। तो ये सही था। कम इंटेंस बैंड होते हैं ना एफ ब्लॉक में, जो इंटेंसिटी होती है बैंड्स की शार्प होते हैं लेकिन कम इंटेंसिटी के होते हैं, तो यहाँ पर ये वाली सही थी। फिर शार्प बैंड होते हैं, ये भी सही था आपका। फिर बोला लीगेंड फील्ड, LF क्या है, लीगेंड फील्ड इफेक्ट इज नेग्लिजिबल ऑन स्पेक्ट्रा, बिल्कुल सही बात है। लीगेंड फील्ड का तो असर होता ही नहीं है ना, लीगेंड फील्ड तो असर कर ही नहीं पाता है, तो ये भी गलत था। गलत नहीं है तो सही हो जाएगा ना, क्या था यहाँ पे, लीगेंड फील्ड इफेक्ट नेग्लिजिबल है ना, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर CDE
ये 3 स्टेटमेंट जो थी वो करेक्ट थी। फिर यहाँ पर देखो एक एक्सट्रैक्शन से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, एक्सट्रैक्शन भी कराया हुआ था क्रैश कोर्स में। क्या बोला, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा था, ध्यान रखना, बोला था एक्वस Ln3+ आयन है, अगर हम उससे सेपरेट कर रहे हैं Ln3+ को, सेपरेशन की बात अलग होती है, वहां पर Lu+ पहले सेपरेट हो जाता है क्योंकि उसका कॉम्प्लेक्स EDTA के साथ क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। लेकिन रेजिन से एक्सचेंज की बात हुई थी यहाँ पर, मूव फास्टेस्ट थ्रू रेजिन, मतलब कि रेजिन में कौन फास्ट मूव करेगा, अरे जिसका हाइड्रेटेड एडाई छोटा होगा वो मूव करेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बात थी एक्वस हाइड्रेटेड एडाई की, तो La3+ का जो होता है स्मॉलेस्ट होगा, इसका लार्ज साइज होगा ना, स्मॉलेस्ट हाइड्रेटेड रेडाई, क्योंकि एक्वस आयन की बात हो रही है, रेडाई। तो जब ये रेजिन से एक्सचेंज करेगा, ठीक है, रेजिन से एक्सचेंज करेगा, सबसे फास्ट ये वाला करेगा, यहाँ पे आंसर ये था, ये तो सबसे लेट करेगा, तभी ये EDTA के साथ सबसे इजीली कॉम्प्लेक्स बना पाता। ये तो मिड वाले हैं, इनको तो हटा ही दो, इनका तो कोई चक्कर ही नहीं था, या तो हमें सबसे बड़ा देखना था या तो हमें सबसे छोटा देखना था। अब छोटे वाले का आपको पता है कि हाइड्रेटेड एडाई जो होता है वो बड़ा होता है, तो बड़ा होगा अगर ये, तो रेजिन से मूव नहीं कर पाएगा ना, मूव भी बोल, फास्टेस्ट बोला था मूव, अरे आपको ही पता है एक्वा सॉल्यूशन में फास्ट मूव कौन करता है, जिसको वाटर मॉलिक्यूल कम घेरते हैं, जिसका हाइड्रेटेड एडाई छोटा होता है। तो La3+ यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये भी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ClF3 का आपसे क्या पूछा हुआ था, ClF3 और ClF5 का 19F NMR पूछा था, ठीक है, NMR। तो क्या और बोला था स्टैटिक हैं, दोनों के दोनों स्टैटिक हैं, तो ClF3 क्या होगा, ClF3 टी शेप का होता है, ClF3 F और F है ना, और यहाँ पे होते हैं 2 लोन पेयर। तो अगर ये टी शेप का है तो ये A टाइप हो गई, ये B टाइप हो गई, है ना। तो यहाँ पर जो A टाइप होंगी उसका डबलेट मिलेगा, ठीक है, इसका क्या आएगा, एक डबलेट आएगा, इसका मिलेगा ट्रिपलेट आपको, और इसका इनका मिलेगा डबलेट आपको। तो एक डबलेट ट्रिपलेट आएगा इसका, और ये होता है कैसा, स्क्वायर पिरामिडल, है ना। तो स्क्वायर पिरामिडल है अगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो Cl होगा, एक फ्लोरीन यहाँ पर, फ्लोरीन यहाँ पर, यहाँ पर ये फ्लोरीन और यहाँ पे हो जाएगा लोन पेयर। तो यहाँ पर भी देखोगे ये B टाइप की हैं, सारी की सारी सेम प्लेन में है, और ये A टाइप की हो जाएगी, तो इसका क्विंटेट, अरे भाई क्विंटेट आएगा ना, क्योंकि ये A वाले 4 B वालों से कपल करेगा, और इनका क्या आ जाएगा, बताओ आप ही बता सकते हो इसका, इनका क्या आएगा भाई, डबलेट आ जाएगा। तो यही आंसर था आपका, जिसमें इस वाले में ClF5 में क्या दे रखा था, क्विंटेट डबलेट, और इसमें क्या दे रखा था, डबलेट और ट्रिपलेट दे रखा था। सही है कि नहीं है बात, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ये देखो 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ था, डीके प्रोसेस के ऊपर ही था कि कौन सा क्या बनेगा। तो देखो पोलोनियम है, ये बन गया, यहाँ देखो मास नंबर में चेंज कितने का आया, 4 का, और एटॉमिक नंबर में चेंज कितने का आया, 2 का। ऐसा कौन सा पार्टिकल होता है, तो P कौन सा हो जाएगा, हीलियम पार्टिकल, है ना, अल्फा पार्टिकल। फिर यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, ना मास नंबर चेंज हुआ, ना यहाँ पर एटॉमिक नंबर चेंज हुआ। तो ऐसा कौन सा डीके होता है जिसमें कुछ चेंज नहीं होता, गामा डीके भाई, ये क्या है, गामा है। फिर यहाँ पे देखो कार्बन से नाइट्रोजन बन गया, यानी कि 6 से 7, एटॉमिक नंबर कब इंक्रीज होता है, बीटा डीके में। तो ये R क्या है, बीटा डीके, तो ऐसे लिखा हुआ था 0, यहाँ पे -1 होगा। बीटा पार्टिकल कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस होता है यहाँ पर। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर आपका डिक्रीज हो गया, Z क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पर हुआ कि ये S को होगा पॉजिट्रॉन होगा, तो ये पॉजिट्रॉन हो जाएगा इस तरह से। प्लस नहीं लिखा होता तो भी चलता आपका। तो इस तरह से ये आपके आंसर हो जाएंगे। जो S होगा वो आपका पॉजिट्रॉन, ये बीटा, ये गामा और ये अल्फा, ठीक है। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन था, ठीक है, इनके बैंड दिए हुए थे। अब आप देखोगे डिफरेंस क्या है, जब भी आप कंपेयर कर रहे होते हो तो आपको डिफरेंस देखना होता है। डिफरेंस क्या था यहाँ पे दोनों CP है, यहाँ पे एक CP एक CP स्टार। CP स्टार क्या होती है, जहाँ पर Me ग्रुप लगे होते हैं, है ना, और यहाँ पर क्या है, दोनों CP स्टार हैं। तो आपको पता है जो CP स्टार होता है वो बेटर डोनर होता है CP से, ठीक है, डोनर की बात करें तो CP स्टार जो होता है वो CP से बेटर डोनर होता है। Me ग्रुप लगे हुए हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे CP की, तो वो क्या करेगा, अच्छे से डोनेट करेगा। जो डोनेशन ज़्यादा होगी तो बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, है ना, डोनेशन ज़्यादा होगी तो बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, और बैक बॉन्डिंग जब ज़्यादा होती है तो न्यूसीओ
कम हो जाता है। तो देखो ये वाला जो होगा सबसे कम वाले बैंड कौन से, 1930, 1850, ये वाला इससे मैच करेगा, और ये वाले जो हैं वो किससे मैच करेगा, ये इससे मैच करेगा, ये इससे मैच करेगा। ठीक है, ऊपर वाले में सबसे कम बैक बॉन्डिंग होगी तो उसमें जो बैंड आएंगे उनकी वैल्यूज़ ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा आ रही है, फिर इस वाले में, फिर इस वाले में डायरेक्टली मैच हो रहे थे यहाँ पर। ये क्लियर है। फिर आओ देखो नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट का ऑर्डर पूछा था, बीटा का ऑर्डर नहीं पूछा था। ठीक है, रेशो का ऑर्डर नहीं था, इफेक्ट का था। तो इफेक्ट बेसिकली आपको क्या पता है, नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली क्लाउड एक्सपेंडिंग, जहां पर कोवलेंट नेचर सबसे ज्यादा आता है उसका इफेक्ट भी ज्यादा होता है। जितना सॉफ्ट लिगेंड होता है आपका, है ना, जितना सॉफ्ट लिगेंड होगा वो उतना ही क्लाउड को एक्सपेंड करेगा। लार्ज साइज हो, है ना, उतना ही क्या करेगा, मेटल से चार्ज को आपके खींचेगा। तो क्लाउड एक्सपेंडिंग कोवलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा आएगा इफेक्ट भी उतना ज़्यादा होता है। ऑर्डर देख लो, I- सबसे ज़्यादा होता है, देन Cn माइनस, देन En आता है, देन NH3। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड होता है उतना ही नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट कम होता है, जैसे फ्लोरीन का सबसे कम होता है। इसके बाद वाटर आता है, फिर फ्लोरीन आता है लास्ट में। तो ये ऑर्डर करेक्ट था, I-, Cn-, En और NH3। देखो En में है तो नाइट्रोजन डोनर, लेकिन CH2 ग्रुप भी तो लगे हुए हैं, तो उससे थोड़ा सॉफ्ट नेचर बढ़ जाता है इसका। समझ में आई बात। तो ये ऑर्डर करेक्ट हो जाएगा आपका नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट का। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका मेन ब्लॉक का क्वेश्चन था। क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, B2S6 NH2Me और यहाँ पर B2S6 की रिएक्शन NMe3। सिंपल का कॉन्सेप्ट है, काफ़ी बार टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन ऐसा डाला हुआ है ना। ये आपका लेस बल्कि बेस है, क्या है, लेस बल्कि है। लेस बल्कि है तो आयनिक कंपाउंड मिलेगा आपको, एक ही बोरोन पे अटैक होता है। तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, BH2NH2Me, इसका होल ट्वाइस, और ये पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे आपको एक आयनिक कंपाउंड मिलता है, लेस बल्कि बेस है आपका, काइंड ऑफ यहाँ पर क्या होता है, एसिमेट्रिकल क्लीवेज होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बल्कि बेस है ना, 3 Me ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको बल्कि कैटेगरी में डालोगे। और जब बल्कि बेस होता है तो अलग अलग बोरोन पे अटैक होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, एडक्ट बनता है आपका, क्या बनेगा, BH3.NMe3। तो इसमें एडक्ट और ऊपर वाले में आयनिक कंपाउंड। ठीक है, एक ही ऐसा ऑप्शन था, वही आपका करेक्ट था। क्लियर है इतनी बात। आओ इसको देखते हैं। तो इसमें सिंपल पूछ लिया है, यहाँ पे 2 कंपाउंड दे रखे थे और पूछा था बताओ ये इनके टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। स्पाइनल तो पढ़ते हो, है ना, ये देखो AB2O4 टाइप का, है ना। क्या फॉर्मूला है, जब भी आपको ऐसा फॉर्मूला दिख जाए AB2O4, ठीक है, ए जो होगा वो +2 में होगा, बी आपका +3 में होगा। ये +2 में है और ये +3 में, ये स्पाइनल है, ये तो हम पढ़ते ही हैं। अब आपको बताता हूँ ये वाला। अब ये देखो, ये है आपका ABX3 टाइप। जब ABX3 हो, X आपका क्या हो, जनरली हैलाइड होता है, तो A आपका +1 में होता है और B आपका +2 में होता है। देखो +1 +2, तो ये आती है, ये जो पहचान है वो पेरोस्काइट स्ट्रक्चर की है। ठीक है, पेरोस्काइट स्ट्रक्चर जो होती है आपकी, उसकी पहचान है। जैसे आपका कैल्शियम TiO3 होता है, वो भी ABX3 टाइप है, बस वहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर X जो होता है वो ऑक्सीजन हो जाता है ना, +2 और +4 वाला होता है वो। लेकिन यहाँ पर +1 +2, तो ABX3 टाइप कभी भी आपको फॉर्मूला दिखे तो वो क्या होता है, पेरोस्काइट स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। हाँ, ये देखो, नंबर ऑफ डी एंड पी टर्म फॉर P3 के लिए नंबर ऑफ डी और पी टर्म, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्या करना था यहाँ पर, सिर्फ P3 में देखो, P3 में आपको पता है, P3 में जब आप टर्म निकालते हो, P3 में आपकी 3 ही टर्म आती है, 4s आती है, 2p आती है और 2d आती है, और कोई टर्म ही नहीं आती है। ठीक है, ये 3 टर्म पॉसिबल टर्म्स होती हैं। तो देख लो भाई, p और d के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी टर्म है, 1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, 1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो 1 आंसर था इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ d एंड p टर्म पूछा था P3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, इसमें देखो, हाँ ये इसमें देखो, इसमें ना कई स्टेटमेंट दे रखी थी, तो जो सही वाली थी मैंने सिर्फ वही लिख रखी है यहाँ पर। K3CuF6 दे रखा था एक, इसका मैग्नेटिज्म पूछा था, पैरा होगा या डाया होगा। एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि ये आपका क्या डाया है या पैरा है, ऐसे करके ये आपका डाया है पैरा। ये बेसिकली ऐसे फॉर्मूला नहीं दे रखा था, ये क्या है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है, ये SNP है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ही बोला था वहाँ पे फॉर्मूला नहीं दे रखा था। तो फॉर्मूला आपको SNP का पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, SNP क्या होता है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है। तो यहाँ पर देखो, कॉपर जो है +3 में है, +3 यानी कि D8 सिस्टम है। ठीक है, D8 सिस्टम है, लिगेंड आपका काइंड ऑफ वीक ही है, और वैसे भी D8 सिस्टम में ऑक्टाहेड्रल में, ध्यान रखना,
कोई लो स्पिन हाई स्पिन होता ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपल था, यहाँ पर कुछ नहीं करना था। ये ऐसे बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको चाहे लो स्पिन से बनाओ चाहे हाई स्पिन से बनाओ, ये आपका एज इट इज बनेगा। इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये आपका था पैरा, ठीक है। और ये आपको पता ही है, यहाँ पर Fe जो होता है वो कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में होता है, बताओ मुझे। Cn-5 हो गया, NO प्लस में लेते हैं हम यहाँ पर x-5 + 1 = -2, सो x = +2, तो Fe +2 में है यहाँ पर, ठीक है। Cn और NO शायद दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड, D6 सिस्टम, ठीक है, D6 और लो स्पिन का केस बनता है ये। और यहाँ पर आपको पता है 1 2 3 4 5 6, तो कैसा है ये, डाया मैग्नेटिक होता है, ठीक है। SnP जो होता है आपका डाया होता है। तो यही वाली स्टेटमेंट जो थी वो सही थी कि ये आपका पैरामैग्नेटिक था, ये डाया था। बाकी जो स्टेटमेंट थी ना उसमें वो अलग अलग कॉम्प्लेक्स दे रखे थे, एक में शायद Ag Au F4 समथिंग दे रखा था, ठीक है, तो उनका निकालना था, लेकिन दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स फिर अलग उल्टा दे रखा था, तो इस वजह से ऐसे था। तो ये वाला जो ऑप्शन था जिसमें इसको पैरा बोला था और इस वाले को डाया बोला था, सिर्फ वही आपका करेक्ट आंसर था। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ नेक्स्ट देखो यहाँ पर, हाँ ये देखो बाय इनऑर्गेनिक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन टफ लग रहा होगा आपको एग्जाम में, लेकिन नहीं था, यकीन मानना, क्योंकि इसमें बेसिकली इसमें जो चीज़ें आपको नहीं पता, जैसे आपको ये नहीं पता होगा, ठीक है, लेट सपोज आपको ये नहीं पता होगा इसमें कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है सबस्ट्रेट के साथ, लेकिन आपको ये तो पता है हीमोग्लोबिन और इसमें, तो इससे ही आंसर आ जाता आपका, ठीक है। इससे खासकर हीमराइथ्रीन से, हीमराइथ्रीन का आपको पता है ना कि इसमें जो ऑक्सीजन होती है जब जुड़ती है तो जो हाइड्रोक्साइड होता है ब्रिजिंग वाला, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। क्वेश्चन यही था कि इनमें से बताओ ये जो ये आपके हैं एंजाइम्स, ये जो एंजाइम प्रोटीन है, इनमें ऐसा कौन सा रेसिड्यू है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है सबस्ट्रेट के साथ। और सबस्ट्रेट क्या होता है, इसमें क्या है सबस्ट्रेट आपका O2 होता है, इसमें भी O2 होता है, इसमें आपका क्या होता है O2- होता है, इसमें क्या होता है सबस्ट्रेट आपका H2 होता है, हाइड्रोजिनेज है ये, ठीक है। तो हीमराइथ्रीन में, हीमोग्लोबिन में हिस्टिडीन जो होती है डिस्टल वाली, दूर वाली, वो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है। इसमें आपका ये हाइड्रोक्साइड करता है। अगर यही पता था ना आपको आंसर आ जाता, बस इनकी आपको नहीं भी पता होती तो भी चल जाता काम। फिर अभी इसको भी देख लो, सीख लो कुछ कि हाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होता है उसमें एक एजा डाइथायोलेट ग्रुप होता है, ठीक है। 2 सल्फर ऐसे Fe से जुड़े होते हैं ब्रिजिंग में और एक नाइट्रोजन उनके साथ जुड़ा होता है, वो ब्रिजिंग करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। एजा डाइथायोलेट ग्रुप होता है। और ये निकल SOD क्या है, सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज, तो इसमें टायरोसिन जो होता है वो आपका क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है किसके साथ, O2- के साथ, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट था यहाँ पर इस तरह से। आगे देखते हैं एक और आपका, ठीक है, जो बाय इनऑर्गेनिक थी वो भी 10 नंबर की पूछी हुई, 10 या 12 नंबर की पूछी हुई थी, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन थे बाय इनऑर्गेनिक के भी। तो यहाँ देखो ये क्या था, मैच द फॉलोइंग, ये भी बहुत ईजी था। इसमें पता है क्या, इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस। अरे तो पढ़ते ही हम लोग, पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस कौन करता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये रहा, ठीक है। जो बी वाला थर्ड से मैच करते वहीं से आपका आंसर आ जाता। 4 मार्क्स में पूछा हुआ था क्वेश्चन, देखो। तो O2 से O2 कौन बनाएगा, सुपर ऑक्साइड का आप क्या कर रहे हो, O2 में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये किसका काम है भाई, SOD का। सुपर ऑक्साइड डिसमुटेज ही करता है ना ये काम, वो क्या करता है, डिसमुटेशन, O2- को O2 में कन्वर्ट करता है, H2O में कन्वर्ट करता है, डिसमुटेशन करता है, ठीक है। फिर बात करें कैम्फर हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है, मान लो ये नहीं पता आपको, चलो। फिर अमीन टू एल्डिहाइड, अरे अमीन है, अमीन ऑक्सीडेज ये दे रखा, ये लो, ठीक है। अमीन टू एल्डिहाइड अगर चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, बेसिकली ऑक्सीडेशन ही हो रहा है ना। वो काम किसका होगा, अमीन ऑक्सीडेज का, अमीन को ऑक्सीडाइज करता है, अमीन ऑक्सीडेज हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं किसका, कैम्फर हाइड्रोक्सिलेशन। तो कैम्फर में हाइड्रोक्सिलेशन यानी कि OH ग्रुप लगा रहे हो, OH ग्रुप भी नहीं, एक CH बॉन्ड में आप ऑक्सीजन को इंसर्ट कर रहे हो, और ये काम किसका होता है, मोनो ऑक्सीजनेज का। तो ये रहा देखो, साइटोक्रोम P450 आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, करेक्ट अबाउट डीके प्रोसेस। देखो ये न्यूक्लियर से भी देखा जाए, अगर इसको न्यूक्लियर से देखा जाए, डीके प्रोसेस से एक ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था और एक अभी हमने देखा, तो 4-4 मार्क्स में 2 क्वेश्चन, 8 नंबर की न्यूक्लियर भी आई थी। तो भाई कहने का मतलब ये है कि जो छोटे चैप्टर्स हैं, जो लगता है जिससे एक आध क्वेश्चन आता है, उससे इस बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो आप कब, अब ये नहीं, आप देखो नेट का पेपर ऐसा बन रहा है कि आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि OMC है, कोऑर्डिनेशन है, ये ज़्यादा ही पूछी जाएगी, इनको ही करना पड़ेगा। जैसे बॉन्डिंग से इस बार क्वेश्चन ही नहीं आया, बताओ,
बॉन्डिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जबकि पिछले पेपर्स में 20-20 मार्क्स की, 16 मार्क्स की, 18 मार्क्स की ऐसे पूछी गई थी। तो इस अब पेपर में ऐसा हो रहा है, कभी वो किसी से पूछ रहे हैं, कभी किसी और से पूछ ले रहे हैं, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो चीज़, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ऑलमोस्ट सब पढ़ना है और खासकर छोटे चैप्टर्स नहीं छोड़ने, क्योंकि वो जल्दी हो जाते हैं, टाइम कम लगता है उसमें, और मार्क्स जो आते हैं उससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी डायरेक्टली आ जाते हैं, कई बार ईजी आ जाते हैं, ठीक है। करेक्ट अबाउट डीके प्रोसेस बोला, तो डीके प्रोसेस जो होते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, है ना। पहली बात तो फर्स्ट ऑर्डर जो डीके होता है आपका, वो काइनेटिक्स अगर बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर होता है, बिल्कुल सही था ये वाली स्टेटमेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट बोला था, नहीं भाई, न्यूक्लियर प्रोसेसेस जो होते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, उसमें टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, वो तो एज इट इज़ रखे रखे डीके हो जाते हैं। उसमें चाहे तुम फ्रीज कर दो उसको, तुम रेडियम लो और उसको कर दो 0 केल्विन पे, फिर भी वो डीके कर लेगा, क्योंकि उसकी नेचर है, उसकी टेंडेंसी है, वो डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे, ठीक है। फिर बात करें एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ 0 होती है, इनको कोई एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन प्रोसेस को कोई एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। फिर बात करें रेट जो होता है ना, जनरली एक्टिविटी पढ़ते हो आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n पढ़ते हो, वहाँ से आपका फॉर्मूला आता है एक, है ना, n = n0 e⁻ λt करके फॉर्मूला आता है ना, तो वही है, वो जो n है बेसिकली वो रेडियो एक्टिव आपका नंबर है उनका, तो वही अमाउंट पे डिपेंड करेगा, जितना आपका अमाउंट ज़्यादा होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट का उतना ज़्यादा डिके होगा, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट थे, सिर्फ ये टेम्परेचर वाला जो था वो इनकरेक्ट था। आओ ये वाला देखते हैं। अब ये वाला देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था गेट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, लेकिन नेट वालों ने क्या किया, बस ये जो स्ट्रक्चर थी ऐसे खोल के लिख रखा था, ठीक है, उसमें आप कंफ्यूज हो गए होगे, है ना, मे बी। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, पहले वाले में जो था सल्फेट ग्रुप था, दूसरे वाले में ये HPO4 ग्रुप था, और ये क्रैश कोर्स में करा रखे थे एग्जाम्पल। उन्होंने पूछा क्या था, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी थी और एक बॉन्ड ऑर्डर, ये क्या थे आपके बॉन्ड ऑर्डर्स थे। आपको क्या करना था, इसमें मैच करना था इन तीनों को। तो कुछ नहीं, हम क्या करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सबसे पहले MO की। तो यहाँ पे MO जो है 2, सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, ठीक है, 2 4 -8 और उधर -4 है, तो -4 है और -8 उधर जाके +8, तो मतलब ओवरऑल ये +4 में है ना, ओवर दोनों का लिख रहा हूँ मैं ये। ऐसे यहाँ पर देखोगे आप तो HPO4 है, HPO4 कहाँ से बना होगा, H3PO4 से बना होगा, यानी कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कम है ना, 2 हाइड्रोजन कम है, यानी कि यहाँ पर HPO4 पे जब 2 हाइड्रोजन निकाल दोगे तो 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस पर भी -2 चार्ज होता है, 2 4 8 अगेन, तो यहाँ पर MO जो है वो +6 में है और यहाँ पर देखोगे तो +5 में है। अब वैसे भी ऑड वाला यही है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन देखोगे तो सिर्फ यही है, तो ये वाला तो इसी से मैच हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ऐसी पता चल रहा है, निकालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब आप इनको ऐसे लिखते हो ना कि इसमें देखो यहाँ पे MO2 जो थे वो +4 में है, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं MO के पास, 2 MO के पास 12 होते हैं ना, MO के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 + 6 12, उसमें से 4 हटा दो, 8 बचे, तो 8 कहाँ आ रहे हैं, ये देखो, ये इससे मैच करेगा, ठीक है। और बचा कौन सा, ये वाला इससे मैच करेगा। फिर उसके बाद क्या करना था, हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना था, अरे ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल लो, एक बार ये मैच कर लिया आपने, फिर तो ये बहुत ईजी मैच हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब यहाँ देखोगे आप, तो ये सारे के सारे बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखो 2 + 4 + 2, यानी कि एक डेल्टा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यानी कि 4, ये इससे मैच करेगा। यहाँ देखो 3.5 और ये वाला 3, तो इस तरह से। तो यहाँ पर भी ये भी क्या था, मैच वाला था, यहाँ पर भी आप देखते तो एक ऑप्शन से ही आंसर आया था, अगर आपने सिर्फ इसका मैच कर लिया होता ना, ठीक है, ये इसका जो होगा ये 3 से मैच करेगा और 3 वाला आपका Q से मैच करेगा, तो यहीं से आपका आंसर आ जाना था, एक से ही आपका, ठीक है। बाकी के नहीं भी निकालते तो भी चल जाता काम। आगे देखते हैं, ये देखो एसिड बेस का क्वेश्चन था, ठीक है, डायरेक्टली 4 ऐसी रिएक्शन दे रखी थी, बतानी थी कौन सी सही है और कौन सी गलत है, और सारी की सारी SbF5 और SbCl6 से रिलेटेड है, SbCl5, और जो Sb के हाइलाइट्स होते हैं ना, चाहे SbF5 हो चाहे SbCl5 हो, ये लुईस एसिड होते हैं कमाल के, बहुत स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, देखो यहाँ पर SbCl5 है, AlCl3 है, बनाया क्या उसने, SbCl4 AlCl4 माइनस, मतलब कि इसने इसको क्लोरीन दे दी, अरे नहीं, ये स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड है, ये लेगा कभी देगा नहीं, तो ये गलत है। इसमें जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए आपको ये मिलना चाहिए AlCl2+ और SbCl6-, ठीक है, चाहे SbF5 हो चाहे SbCl5 हो, आपको हमेशा SbCl6- बनाना है और SbF6- बनाना है, ध्यान रखना, एक्सेप्टर होते हैं ये। तो यहाँ पर ये वाली गलत हो गई,
फिर यहाँ देखो ये NOF है, आराम से इसको फ्लोराइड दे देता है, ये देखो बना हुआ, ये सही था, ये वाली सही थी। फिर यहाँ देखो ये भी इसको फ्लोराइड दे रहा है, ये देखो ये भी सही है। फिर यहाँ पे उल्टा कर दिया इन्होंने, SbF5 है, ये क्या करता है यहाँ से फ्लोरीन लेता है, तो यहाँ पर भी ये नहीं बनेगा, क्या बनेगा आपका H2F पॉजिटिव और SbF6। अरे इसमें तो आपको क्या करना था, सिंपल SbF5 दिखा, कोई भी फ्लोराइड डोनर वगैरह से अगर रिएक्ट कर रहा है तो आपको सिंपल आंख बंद करके SbF6 माइनस बनाना है पहले, उसके बाद देखो कैटाइन क्या बनेगा। तो यहाँ पे उल्टा बना था, तो कौन कौन सी यहाँ पे दो, ये वाली एक ये और एक ये सही थी, और दो आपकी रिएक्शन यहाँ पर गलत दे रखी थी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या था, करेक्ट अबाउट Ln3+ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। एक आपका स्पेक्ट्रा से पूछ लिया स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से पूछ लिया स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। तो इसमें भी वही था, बोल रहा है म्यू डिपेंड ऑन लीगेंड फील्ड, नहीं, म्यू जो है आपका लीगेंड फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है। देखते हो ना आप लोग आयंस का निकालते हो, आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट किसका निकालते हो, आपको चाहे कॉम्प्लेक्स दे रखा हो चाहे आयन दे रखा हो, आप तो सिंपल वही फॉर्मूला लगाते हो म्यू जे वाला, है ना। वहाँ पे तो आप ये नहीं देखते यार कॉम्प्लेक्स दे रखा है या आयन दे रखा है, क्योंकि डिपेंड नहीं करता है वहाँ पर। ठीक है, ओनली स्पिन ऑर्बिट कपलिंग पे डिपेंड करता है, तो ये वाला गलत था। फिर बोला ग्राउंड जे पॉपुलेट, बिल्कुल सही है। अब इसमें आप ये सोच रहे हो कि समारियम यूरोपियम के लिए ग्राउंड स्टेट नहीं एक्साइड स्टेट भी पॉपुलेट होती है, लेकिन जनरल था वहाँ पर, उसने ऐसे कुछ टेम्परेचर मेंशन नहीं कर रखा था। जनरल स्टेटमेंट में आपको यही माना, वो तो एक्सेप्शन है भाई, समारियम और यूरोपियम एक्सेप्शन है, तो उनको आप जनरल ट्रेंड में काउंट नहीं कर सकते। जनरल क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट ही पॉपुलेट, तभी तो म्यूजे वाला फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो ये वाली सही थी कि ग्राउंड जे ही पॉपुलेट रहती हैं इनकी। फिर सी की बात करें, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के पास होती, बिल्कुल सही है, 1000 से 2000 सेंटीमीटर इनवर्स के पास, और ये क्रैश कोर्स में ऐसी एज इट इज स्टेटमेंट लिखवाई थी मैंने। फिर यहाँ पे क्या थी, LFS मतलब लीगेंड फील्ड जो एनर्जी होती है, स्प्लिटिंग होती है, वो आपकी 100 सेंटीमीटर इनवर्स, बिल्कुल सही है। लीगेंड फील्ड स्प्लिटिंग बहुत कम होती है कंपेयर टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, तो ये सही था आपका। फिर बोल रहा है म्यूएस नॉट यूज फॉर F7 कॉन्फिग, गलत बात है, गलत बात है। फॉर F7 कॉन्फ़िगरेशन, F7 कॉन्फ़िगरेशन के लिए म्यू एस से जो निकालोगे और म्यू जे से जो निकालोगे दोनों ही सेम आते हैं, GD3+ वाला क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि बताओ इनमें से कौन सा आयन का सिर्फ म्यू स्पिन से ही निकल जाएगा मैग्नेटिक में, उसमें GD3+ था, वो F7 होता है ना, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है GD3+ में आपका L0 आ जाता है। जब L0 आ जाता है तो उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है काइंड ऑफ स्पिन ओनली के बराबर हो जाता है, तो आप निकाल सकते हो बिल्कुल। तो ये गलत थी, तो यहाँ पर आपकी सिर्फ दो स्टेटमेंट जो थी वो करेक्ट थी। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ये देखो ये F ब्लॉक का एक और क्वेश्चन, PR3+ था। ठीक है, इसका पूछा था ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, फिर आपसे G वैल्यू पूछी थी, और एक आपका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा था। तो आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए था कि ये कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। तो F2 कॉन्फ़िगरेशन होता है ये, यहाँ से आप जब S निकालोगे तो 1 आएगी उसकी वैल्यू, L निकालोगे तो 5 आएगा, और क्योंकि ये लेस देन हाफ फील्ड है तो J जब निकालोगे 5 - 1 यानी कि 4 करोगे, तो जो ग्राउंड स्टेट टर्म आएगी वो 3H4 आएगी। ऐसे दो ऑप्शन थे शायद। उसके बाद G वैल्यू जो निकालोगे वो तो कैलकुलेट कर ही लोगे, है ना, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड था। तो दोनों ही ऑप्शन में 0.8 दे रखा था। बात कहाँ फंसती, यहाँ फंसती। तो जब इसका कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करोगे आप, J वगैरह G निकल गया आपका। ठीक है, पुट कर दो इसको म्यू G J+1 है ना, √J+1 इस फॉर्मूले में, है ना, ये होता है ना मैग्नेटिक मोमेंट, G √J J+1। आपके पास J भी है, आपके पास G भी है, तो यहाँ से आता 3.58। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट था यहाँ पे देखो, ये कोऑर्डिनेशन से ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे थे। कोऑर्डिनेशन देखा जाए पिछली बार के मुकाबले बहुत इजी पूछी थी, क्योंकि डी ब्लॉक से क्वेश्चन था नहीं जिसमें आप फंसते थे, है ना। एक क्वेश्चन था सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर वाला, भी देखते हैं उसको। बाकी आपका कोई क्वेश्चन नहीं था, तो ऑलमोस्ट बहुत ही इजी पूछ रखे थे। देखो ये क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे ऐसे देखो ये कॉम्प्लेक्स लिख रखा है, और यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रखी थी कि इसका म्यू ऑब्जर्व ज़्यादा होगा, इसमें JTD होगी, इसमें नहीं होगी, ऐसी कुछ स्टेटमेंट थी। तो आपको पता है कोबाल्ट 2+ में है, यानी कि D7 सिस्टम है। D7 सिस्टम है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, T2G5 और Eg2, है ना, क्योंकि T2G एसिमेट्रिकली फिल्ड होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। क्या आता है, ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, और साथ साथ में क्या होता है यहाँ पर वीक JTD, क्योंकि T2G एसिमेट्रिकली फिल्ड है। तो ये वाला इसी से मैच हो रहा था।
अब क्योंकि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आता है तो इसका म्यू ऑब्जर्व जो होता है वो म्यू स्पिन से ज़्यादा आता है, ठीक है, ज़्यादा आता है। और इसमें यहाँ पे क्या होता है, वीक जेटीडी भी होती है। तो फर्स्ट वाले से मैच करता है ये। अब ये देखो क्रोमियम 3+ में है, Cr3+ में है, यानी कि D3 सिस्टम है, ठीक है। D3 सिस्टम में आपकी कोई ना जेटीडी होगी और जो स्पिन से आएगा उसमें ना ही आपको कोई ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा यही आएगा, ठीक है। जो स्पिन ओनली से मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वही उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, साथ में उसमें जेटीडी नहीं होगी। तो ये वाला ऑप्शन मैच हो जाता। फिर ये देख रखे थे, अब देखो यहाँ पे निकेल 2+ में है, यानी कि यहाँ पे D8 सिस्टम है। और क्योंकि अब यहाँ पे ऑप्शन इसको छोड़ो, चलो इसको देख लेते हैं पहले। यहाँ जो PD है वो 0 में है, यानी कि ये D10 सिस्टम है। अब D10 सिस्टम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है। D10 सिस्टम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो जाहिर सी बात है D ऑर्बिटल तो यूज़ होगा नहीं हाइब्रिडाइजेशन में, यानी कि आपको S और P ऑर्बिटल यूज़ करने पड़ेंगे, यानी कि ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। और क्योंकि D10 है, सारे के सारे पेड़ हैं, तो ये टेट्राहेड्रल डायामैग्नेटिक होगा, ये इससे मैच करेगा। तो ये अपने आप ही इससे मैच करता है ना। यहाँ पर निकेल 2+ है, D8 है, तो यहाँ पर बेसिकली ये अगर टेट्राहेड्रल है तो पैरा होता, अगर स्क्वायर प्लेनर होता ये कॉम्प्लेक्स तो डाया होता। तो यहाँ पे क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक बोला हुआ है, यानी कि ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सचेंज भी आता है, कई बार इसमें फ्लेक्सोनल बिहेवियर देखने को मिलता है ना, एक्सचेंज हो जाता है स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में। लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आप आराम से लगा सकते थे, क्योंकि ये तो पैरा हो ही नहीं सकता, ये वाला D10 था ना, ये तो पैरा हो ही नहीं सकता, PD क्योंकि 0 में है। तो ये आपका डायामैग्नेटिक टेट्राहेड्रल था, ये आपका पैरा टेट्रा था। तो ये एज इट इज मैच हो जाते हैं इस तरह से, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देते हैं करेक्ट अबाउट लॉग बीटा। हाँ ये देखो, ये सिर्फ देखा जाए तो मैकेनिज्म का पार्ट भी नहीं बोलूंगा मैं इसको, काइंड ऑफ ये इरविंग विलियम सीरीज से क्वेश्चन था, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के ऊपर ये क्वेश्चन था। हाँ मैकेनिज्म में ही पढ़ लेते हैं। तो जो आपकी जो कोऑर्डिनेशन थी उससे जो हम बेसिकली जो हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन पढ़ते हैं, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, ये था क्वेश्चन आपका सिंपल। तो उन्होंने बोला लॉग बीटा, लॉग बीटा क्या होता है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है इनके लिए बोला हुआ था कि दिया हुआ है। अब बताया कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट लोवेस्ट होता है Mn2+ के लिए, दोनों कॉम्प्लेक्सेस में अगर Mn है M आपका तो लोवेस्ट है, बिल्कुल सही बात है। ये बात होती है आपकी जो इरविंग विलियम सीरीज है ना आपकी, उस पर डिपेंड करता है। इरविंग विलियम सीरीज जो है उस पर डिपेंड करता है। वहाँ पर Mn2+ जो होता है उसका सबसे कम, ये नॉर्मल जनरल सीरीज है फॉर अ सेम लिगेंड, तो Mn2+ का सबसे कम होता है। देन आपका Fe2+ आता है, देन आपका Fe के बाद क्या आता है, कोबाल्ट 2+, देन आपका निकेल 2+, उसके बाद कॉपर का ज़्यादा होता है निकेल से भी और जिंक से भी, यानी कि यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाती है ऑर्डर में, यानी कि कॉन्टिन्यूस ऑर्डर नहीं होता। कॉपर 2+ का निकेल से भी ज़्यादा होता है और जिंक से भी ज़्यादा, जिंक का तो कम ही होता है, निकेल से भी कम होता है। तो ऑर्डर ये होता है आपका। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो सही है। Mn2+ देखो सबसे कम है स्टेबिलिटी इसकी। फिर यहाँ पे देखो लॉग बीटा जो दे रखा था इसके लिए कम दे रखा था EDTA। आप खुद बताओ मुझे, EDTA ज़्यादा अच्छा चिलेटिंग लिगेंड है या EN इथिलीन डायमिन? EDTA ऑब्वियसली हेक्साडेंटेड लिगेंड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, तो इसके लिए ज़्यादा आती है लॉग बीटा स्टेबिलिटी की वैल्यू। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत थी आपकी। फिर बोला लॉग बीटा इंक्रीज फ्रॉम Mn2 टू जिंक 2+। तो बताओ क्या ऐसा हो रहा है, क्या ऑर्डर स्मूथ है आपका, यानी कि इंक्रीज करे जा रहा है, नहीं ना। वहाँ पर देखो डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई ना, कॉपर 2+ का ज़्यादा हो गया जिंक 2+ से, तो वहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी गलत थी। फिर डेल्टा एस रिमेन्स कौन, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि सब में देखो ना, सब में क्या हो रहा है, सेम लिगेंड जुड़े हुए हैं, बस मेटल चेंज हो रहा है। तो डेल्टा एस में तो ज़्यादा चेंज आएगा ही नहीं, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, नेग्लिजिबल। तो इसलिए नियरली कांस्टेंट था डेल्टा एस आपका। तो ये भी आपका सही था। तो यहाँ पर 1, 2 और 2 स्टेटमेंट आपकी गलत थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 2 कॉम्प्लेक्स दे रखे थे आपको, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। और पूछा था क्या होगा, इसमें भी स्टेटमेंट दे रखी थी कि X हैज़ 2 आइसोमर। ये X है आपका, तो क्या इसके 2 आइसोमर, हाँ ठीक है। ये Ma3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है ना, Ma3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। और इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में आपके मेरिडोनल आइसोमर और फेशियल आइसोमर, 2 तरह के ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। तो ये सही थी आपकी। ऐसी ये जो Y हैज़ 2 आइसोमर बिल्कुल सही है। इसमें आपका क्या होगा, एक्सेस आइसोमर होगा और एक ट्रांस होगा, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, वस्कास कॉम्प्लेक्स है भाई, ये वस्कास कॉम्प्लेक्स, सेस और ट्रांस, बस
है ना। ये ClCO जो होंगे वो सिस रह सकते हैं या फिर ट्रांस हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो ये भी सही था आपका। फिर बोल रहा है बोथ प्रोन टू ऑक्सीडेटिव एडिशन, मतलब कि दोनों ऑक्सीडेटिव एडिशन आराम से दिखा देंगे। नहीं, कैसे दिखा देंगे, ये देखो यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रॉन काउंट जो है ये आपका 9 यहाँ से आ गया, 3 यहाँ से और 6 यहाँ से, तो 18 हो गया ना। और कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है। तो हमें क्या चाहिए होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन कराने के लिए, कोऑर्डिनेटिवली और इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेट चाहिए होता है, यानी कि 18 से कम इलेक्ट्रॉन वाला। ये कराएगा लेकिन डिसोसिएशन के बाद, मतलब कुछ ना कुछ आपको पहले काम करना पड़ेगा। तो इसलिए हम नहीं बोल सकते कि प्रोन टू है, हो जाएगी लेकिन प्रोन नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन गलत ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी यहाँ देखते हैं, बोला DZ² मोस्ट डिस्टेबलाइज इन Y, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो भी क्या थी, गलत थी। ठीक है, बता सकते हो क्यों। डिस्टेबलाइज का मतलब है सबसे ज़्यादा एनर्जी DZ²। अरे ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और स्क्वायर प्लेनर में आपकी जो वो होती है स्प्लिटिंग, स्क्वायर प्लेनर के लिए, स्क्वायर प्लेनर के लिए आपकी जो स्प्लिटिंग होती है वो कैसी होती है, आपका सबसे पहले आता है dx² y², फिर आपका dxy, फिर आपका dz², और नीचे आपके आते हैं dxz एंड dyz। तो ये स्प्लिटिंग होती है। तो मोस्ट डिस्टेबलाइज जो है वो dx² y² है, ये नहीं है, ये गलत है आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या था, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था, देखो पार्ट बी में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें दिमाग लगता आपका थोड़ा सा। बोला था Ln3 + Ln का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो किस तरह से होता है, ये सिमिलर होता है आप आपस में या डिफरेंट होता है। सिमिलर का मतलब है कि ज़्यादा डिफरेंस ना हो वैल्यू। अरे जाहिर सी बात है, अगर मेटल चेंज होगा थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ऑलमोस्ट आप बोलोगे क्या, सिमिलर टू ईच अदर। तो दो डिफरेंट वाले शायद ऑप्शन थे, वो तो एज इट इज कैंसिल हो। फिर उन्होंने एक और बात पूछ ली, ठीक है, वो बात थी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर सिमिलर टू एस ब्लॉक एलिमेंट होगा या सिमिलर टू लेट ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। तो क्योंकि देखो मेरी बात सुनना, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो आपके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल आपको पता है जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 या फिर +2। ऐसे ही आपके जो ये वाले होते हैं लेंथेनाइट्स, उनमें भी आपकी फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 या फिर कुछ एक आध दिखाते हैं +2 या +4। क्योंकि यहाँ पर फिक्सन का जो नेचर है वो मोर जो है बेसिकली मैच कर रहा है किसके साथ, एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ। इस वजह से इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो बहुत ही पास होता है एस ब्लॉक के। जैसे उनका माइनस में होता है ना 3, 2.5, इनका भी ऐसे 2.3, 2.4 के आसपास होता है नेगेटिव में। तो ये वाली जो थी काइंड ऑफ करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसमें क्या पूछा इन्होंने कि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजिनेज है, नाइट्रोजिनेज, ठीक है। ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो जब अमोनिया नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे देखो ZWX और ये दे रखा था। तो आपको पता जो रिएक्शन होती है यहाँ पर N2 जो होता है वो 8 प्रोटॉन यहाँ पर आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, और ये क्या देते हैं आपको, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल देते हैं, साथ में आपको एक H2 मिलता है, साथ में वो ADP और ATP होता है, वो अलग चीज़ है, वो नहीं पूछा था यहाँ पे। तो यहाँ से देख लो X की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया 2 आपका, ये Y क्या आ गया 1 आ गया, कंपेयर कर लो ना, ये आ गया 8 और ये आ गया 8। तो बस ये था आपका आंसर कि X 2 था, Y 1, W 8 और Z 8 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये देखो क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा ना ट्रिकी था क्योंकि थोड़ा इसमें आपको आइडिया होना चाहिए था। तो ये मे भी बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा आई थिंक ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन होने को ये क्वेश्चन ना सिर्फ इससे भी हो जाता और इन दोनों में से आपको कुछ पता होता तो भी हो जाता, ठीक है। ध्यान से बस कोऑर्डिनेशन नंबर अगर थोड़ा आप देखते ना तो ये क्वेश्चन हो जाता आपसे। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, एक तो ये डोनर है और यहाँ पर ये भी डोनर, और जैसे कितने 3 + 1 यानी कि ये टेट्राएडेड लिगेंड है आपका। 4 तो यहाँ से आ गया, एक यहाँ से 4 + 1, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर वो 5 आता है। और ये जो एग्जाम्पल है पर्टिकुलरली हाउसक्रॉफ्ट से लिया हुआ है और वहाँ पे बोला हुआ है इसको TBP, तो ये TBP में होता है। वहीं अगर इसको देखोगे आप, देखो बाइपेरिमिडीन जो लिगेंड होता है, बाइपेरिडिल आपका वो बाइंडेड लिगेंड है, ठीक है, बाइंडेड है। और ये आपका देखोगे एक डोनर ये आ गया और 2 डोनर आपके यहाँ से होंगे जो ऑक्सीजन वाले से, तो 2 + 1 3 + 2, ये भी यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आएगा। और ये जो होता है वो स्क्वायर पिरामिडल होता है, स्क्वायर पिरामिडल। उसके बाद यहाँ देखोगे ये जिरकोनियम F73- है। तो इसमें ना 2 आंसर दे रखे, वैसे तो वहाँ पे तो एक ही था,
क्योंकि जो सॉल्ट होता है बेसिकली इसका अगर कैटायन चेंज होता है तो यहाँ पर ज्योमेट्री भी चेंज हो जाती है। लेकिन इस वाले की उन्होंने ऑप्शन जो दे रखा था एक ही दे रखा था तो हम वही कंसिडर करेंगे। कैप्ड, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 7 है ना, तो यहाँ पर पेंटागोनल बाइपिरामिडल भी हो सकता है और कैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्म भी हो सकता है। कैप्ड स्क्वायर नहीं, कैप्ड ट्रायगोनल प्रिज्म, कैप्ड ट्रायगोनल प्रिज्म दोनों हो सकता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में था वो कैप्ड ट्रायगोनल प्रिज्म था तो हम वही मान लेंगे। तो ये तो सिंपल दिख रहा है। ये वाला था कंफ्यूजिंग, देखो इसमें दिख रहा है कि AGT7 है। अब वो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर जिसको पता होगा ना वही बता पाएगा, लेकिन ऑप्शन एक ही बचता, कौन सा, ट्रायगोनल प्लेनर, तो वही मार्क करेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ, ये मैच द फॉलोइंग जो होते हैं वो ईजी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अगर आपको एक आध चीज़ भी पता है, अगर आपको शायद ये भी पता था ना, नहीं सिर्फ इससे नहीं काम चलता क्योंकि वो इन दोनों में खेला था, ठीक है। इन दोनों में अगर आपको एक का भी पता था कि कौन सा TBP होगा कौन सा स्क्वायर पिरामिडल, तो आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये था, ये हाउसक्रॉफ्ट से उठाया हुआ क्वेश्चन है। फिर इस पे आते हैं फटाफट, ठीक है। तो ये तो पता ही है, उसमें भी करवाया था हमने, कहाँ पर, क्रैश कोर्स में भी देखा था। जब भी NaBH4 होता है तो ये क्या है, आपका हाइड्राइड का सोर्स है, ठीक है। यहाँ से क्या जाएगा, H जाएगा और इस पे अटैक करेगा, तो आपका जो A बनता है यहाँ पर एक हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बनता है, HCr का कॉम्प्लेक्स है ना, तो A जो होगा वो CrCO5 हो जाएगा क्योंकि CO चेंज हो जाता है, यहाँ पर CO निकल जाती है, एक H हो जाएगा और ये नेगेटिव, ये A बनेगा आपका। फिर क्या होगा, यहाँ पे ये लुईस बेस है ना, बेसिकली क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे जाके ये अटैक कर देता है और यहाँ से एक CO निकल जाता है, तो जो B बनता है यहाँ पर एक ब्रिज कंपाउंड बनता है, यहाँ पे CO5 H और यहाँ पर CrCO5, ठीक है, ये बन जाएगा B। फिर बोला कि A की रिएक्शन अगर BH3 से करा दोगे तो वहां पर बन जाएगा C। तो बेसिकली आपका अगर इसकी रिएक्शन आप BH3 से कराओगे क्या होगा, यहाँ पर BH3, ये H जो होगा, BH3 का लुईस एसिड है और ये बेस है, तो ये यहाँ से H इसको देके यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका CrCO5 और BH4 नेगेटिव, ये बना रखा था। तो यही थे आपके ABC इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, देखो ये पूछा हुआ था, यहाँ पर शायद पूछा हुआ था कि स्टेबिलिटी क्या होगी, तो बोला था टूवर्ड्स Me2S बताओ इनके ऑर्डर क्या होगा स्टेबिलिटी का, ठीक है। तो जाहिर सी बात है Me2S क्या है, सॉफ्ट है ना, Me2S क्या है आपका सॉफ्ट नेचर का है। आपको पता है यहाँ से यहाँ जाओगे तो सॉफ्ट नेचर जो होगा, ये क्या है, एसिड्स हैं वो बेस है, सॉफ्ट नेचर जो होगा वो डिक्रीज करेगा और सॉफ्ट नेचर अगर डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो ये करेक्ट ऑर्डर हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि GaCl3 जो होता है ये तो सॉफ्ट होता है और ये दोनों के दोनों वैसे हार्ड ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अगर इनमें भी कंपेयर करना हो तो B, बोरोन का साइज बहुत छोटा है एल्यूमिनियम से, तो BCl3 ज़्यादा हार्ड होगा कंपेयर टू AlCl3। तो ये ऑर्डर हो जाना चाहिए अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा था स्टेबिलिटी का। फिर एक ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ये भी ऐसा भी कराया था, MoCH6 की सारी रिएक्शन कराई थी आपको, ठीक है। होता क्या है यहाँ पर, जैसे PPR3, आप क्वेश्चन में ये सब मेंशन नहीं था कितने PPR3 डाले आपने, मतलब एक्सेस में ले लो आप। तो हमने पढ़ा था क्रैश कोर्स में कि सिर्फ 3 ही CO को रिप्लेस कर पाता है ये, है ना, एक फेशियल आइसोमर बनाता है, कैसा, फेशियल आइसोमर। तो X जो बनेगा आपका वो क्या बनता था, MoCO3 PPR3, इसका होल थ्राइस बन जाएगा, ये आ जाएगा आप X। अब आपने H2 डाला, अब भाई जगह तो है नहीं, कहाँ आएगा H2, तो यहाँ से कौन डिसोसिएट करेगा, आप खुद बताओ। PPR3 ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड करेगा या CO बाइंड करेगा, जाहिर सी बात है CO ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड करेगा, बेटर पाई एक्सेप्टर है, तो PPR3 यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। जब H2 डालोगे यहाँ पे तो PPR3 निकल जाएगा, PPR3 निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, MoCO 3 ही रहेंगे, ये जो P आइसोप्रोपाइल होल ट्वाइस हो जाएगा और H2 लेकिन लगेगा कैसे, क्योंकि एक ही लिगेंड निकल रहा है, तो H2 का जो कोऑर्डिनेशन मोड होगा ना वो कुछ इस तरह से होगा, MO और हाइड्रोजन और ये इस तरह से ऐसे जुड़ा होगा, मतलब eta2 मोड में। तो यही वाला आंसर था इसमें, eta2H2, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता किसका, इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये वाले आप बोल सकते हो ऑर्गेनोमेटेलिक के थोड़े से टफ क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें आपका दिमाग लगता, आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते, शायद नहीं करे होंगे आपने ये क्वेश्चंस, ठीक है। एक ऐसी वो CrCO6 वाला, लेकिन वो वाला हो सकता था
ठीक है। जो CR वाला था क्वेश्चन, ये वाला तो क्योंकि कराया हुआ था कि आपको ही पता है NaBH4 जो होता है वो BH4 सीधा ऐड नहीं होता है, H ऐड होता है यहाँ पे, क्योंकि हाइड्राइड डोनर होता है ना, ये तो आपको पता ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप, ठीक है। फिर ये आगे वाली ये वाली रिएक्शन हाँ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती थी, लेकिन आंसर जो था ना इसी से आ जा रहा था, क्योंकि अटैक जो होगा बेसिकली इसी पे होगा, CO यहीं से निकलेगा। एक ऑप्शन जो था वहाँ पर CO यहाँ से निकाल दी थी उन्होंने, तो वो थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा था, तो मे बी वही वाला आंसर आ जाता आपका, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने बता दिया वो कैसी थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस जो होंगे इनऑर्गेनिक के वो सही ही हो रहे होंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।